अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। कल हमने अपनी बुक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी। हमने क्या पढ़ा था? मैटर। मैटर में मैंने आपको क्या बताया था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। और फिर मैंने आपको बताया था कि मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट। कौन कौन से स्टेट थे उनके? गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरह से बेटे लिक्विड की, सॉलिड के, गैसेस की जो हैं, जो मेन इनके करेक्टर्स थे, मेन इनके फीचर थे, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, वो सारी हमने डिस्कस की। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पेपर में बेटे इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, और ये आएगा तो आपने इसको किस तरह से राइट करना है। मैंने आपको डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टीज बताई थी उनकी मैंने हेडिंग्स की फॉर्म में आपको सारी की सारी जो हैं वो बताया था। जैसे हमने इसकी शेप देखी थी कि इनकी शेप क्या है, इनका वॉल्यूम कैसा है, ठीक है, फ्यूजन के बारे में पढ़ा, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा, एक्सपेंशन, ये सारी मैंने आपको हेडिंग्स की फॉर्म में लिखवाई थी। ठीक है बेटे, आपके पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन तो आ सकता है, लेकिन इसके अलावा डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आता है। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक बेटे, आज पहले मैं आप लोगों को डिफरेंसेस लिखवाऊंगी। ठीक है, सॉलिड के, लिक्विड के और गैसेस के, इनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हम लिखते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ इसको राइट करो। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपको जो है इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो, तो इसलिए पहले बेटे मैं आपको आज ये वाला क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवाऊंगी, ताकि आपको इसके अंदर फर्दर जो है वो क्लैरिटी आ जाए और आपको ये मुश्किल ना लगे। 1 बाय 1 बल्कि आप लोग भी मुझे बताते जाएं और मैं जो है वो यहाँ पे राइट करती जाऊंगी। हम लोगों ने, मैंने क्या किया, मैंने एक पेपर पे बेटे 3 जो है पोर्शंस बना लिए। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हो तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 3 पोर्शन जो हैं वो ड्रॉ किए हैं। ठीक है, एक पे हम लोग क्या लिख लेते हैं? सॉलिड। ठीक है, एक पे हम यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं सॉलिड। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? लिक्विड, LIQUID, लिक्विड। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? गैस। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी अपनी नोटबुक में या अपना रजिस्टर जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर ही बेटे ऐसी 3 पोर्शंस बनाओ। देन हम लोग जो है वो मूव ऑन करते हैं। बना लिए? चले आगे, शुरू करूं? लेट्स स्टार्ट बेटे। पहले आता है हमारे पास सॉलिड्स, SP लिख लेते हैं सॉलिड्स। फिर आपके पास आते हैं लिक्विड्स, फिर आपके पास आती हैं गैसेस, GASES, गैसेस। ठीक है, लिक्विड्स एंड सॉलिड। 1 बाय 1 हम इनको जो है अब कंप्लीट करते जाएंगे। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या आती है? अगर हम देखें, वॉल्यूम की बात करते हैं बेटे, यहाँ पे क्या आएगा कि आपके पास नंबर 1 पे क्या आ जाएगा? इस सॉलिड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, जबकि गैसेस का क्या होता है? नो फिक्स्ड वॉल्यूम। ऐसे था ना, सॉलिड का तो फिक्स्ड वॉल्यूम था और लिक्विड को जिस कंटेनर में डाला जाता था वो वाला वॉल्यूम उसका हो जाता था, जबकि गैसेस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। अब हम लिखेंगे नंबर 2 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी हम बताते हैं इसकी शेप के बारे में। इसकी डेफिनेट शेप होती है डी। ये मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख रही हूँ, इसको सेंटेंस की फॉर्म में आपने खुद लिखना है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। ठीक है, इसमें क्या होगा? टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में आप इसे डालते हैं लिक्विड को, वही शेप ये जो है ले लेता है। ठीक है, और गैस की क्या होती है? नो डेफिनेट शेप। देखो,
डेफिनेट शेप है। इस ये क्या करता है, कंटेनर वाली शेप ले लेता है। इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, बल्कि ये तो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और जितना जो भी इनको अवेलेबल स्पेस मिले वहां पे जो है ये मूव करते रहते हैं। नंबर 3 पे हम लोग क्या आएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस देखते हैं। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं, लीस्ट इंटरमॉली MOLE लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहां पे क्या आता है, लेस। और यहां पे क्या होता है, मैक्सिमम। क्लियर। अब हम चलते हैं 4 की तरफ। पार्ट 4 बेटे, पार्ट 4 पे हम इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वक्त आते हैं। स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, या इसको स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, या मैक्सिमम भी कह सकते हैं। ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग भी लिख लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह लो। इस केस में क्या हो जाएगी, यहां पे होगी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और गैस के केस में क्या हो जाएगी, मिनिमम। फिर हम आते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 बेटे क्या हो सकता है बताओ, क्या मैं राइट करूं यहाँ पे। नंबर 5 में हम लोग लिख सकते हैं मूवमेंट। इनके मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स मूव अबाउट, कल मैंने पढ़ाया था, अबाउट देयर मीन पोजीशन, समझाया भी था साथ। पोजीशन बेटे, पोजीशन। और यहां पे क्या था, कंटिन्यूसली मूव पास्ट और स्लाइड ओवर ईच अदर। मैं पहले लिख रही हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बेटे, कंफ्यूज नहीं होना। और इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी मोशन क्या होती है, रैंडम मोशन। सिंपल नाम लिख लो, क्लियर। अब हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। कैन नॉट फ्लो, कैन फ्लो, कैन फ्लो। फिर नेक्स्ट लिखो, नो कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे क्या है, स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर। अब हम आते हैं नंबर 8 की तरफ। 8 में आप लोग लिख लो, नो डिफ्यूजिबिलिटी।
DIFFUSIBILITY और यहाँ पे आ जाएगी स्लाइट डिफ्यूजिबिलिटी। और यहाँ पे क्या आ जाएगी हाई। ठीक हो गया। फिर हमने क्या पढ़ लिया, दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं। वॉल्यूम का बता दिया, शेप का भी बता दिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बता दिया, फिक्स्ड वॉल्यूम का भी हमने बताया। एक और बता देते हैं इनकी रिजिडिटी। हाई रिजिडिटी, ये भी हम लिख सकते हैं RIGIDITY, हाई रिजिडिटी, लेस रिजिडिटी, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी नेग्लिजिबल। ठीक हो गया। इसके बाद हम इनकी और क्या डिफरेंसेस आ सकते हैं। नंबर 10 पे बेटे हम लोग लिख लेते हैं इनकी डिफ्यूजन के बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नो डिफ्यूजन, ये मैंने पहले तो नहीं लिख दिया कि नो डिफ्यूजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा लेस डिफ्यूजन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई। ठीक है, नो, लेस एंड हाई। फिर नंबर 11 पे अगर आप लोग आ जाते हो तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डेंसिटी। डेंसिटी इसकी हाई डेंसिटी है, जबकि यहाँ पे लो डेंसिटी है बेटे, लो, और यहाँ पे क्या है वेरी लो। अगर नंबर 12 पे आती हूँ मैं, तो नंबर 12 क्या आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग लो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के केस में। यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटरमीडिएट, और यहाँ पे क्या आ जाता है हाई। ठीक है, एंड पे बेटे हमेशा मैं आप लोगों को क्या लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आप लोग क्या लिख सकते हो, कुछ भी याद कर लो। एंड पे हम लोग क्या राइट कर लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल में आप लोग लिख लो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एंड एमोर्फस। और इसकी एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख लेते हैं ऑल फ्लूइड्स। क्लियर। और इसकी एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या लिख लेते हैं O2, CO2, SO2 बेटे, और साथ NO2 ETC। क्लियर हो गया। मैंने आप लोगों को बेटे क्या करवा दिया, आज तो हमारे डिफरेंसेस लिखने में इतने टाइम लग गया, मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा ही नहीं जाएगा शायद। खैर, टॉपिक हमने अपना जो कल पढ़ा था वो पढ़ा था सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ करवाई, देन मैंने कोशिश की कि मैं आपको इनके डिफरेंसेस जो है वो भी बता सकूं। मैंने आपको रिटन फॉर्म में इनके डिफरेंसेस जो है वो लिख के बताए। सॉलिड हैज़ फिक्स वॉल्यूम, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम है, गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता। सॉलिड की डेफिनेट शेप है, लिक्विड जो है कंटेनर की शेप लेता है और इसकी कोई डेफिनेट शेप
नहीं होती। अगर नंबर थर्ड पे आओ, सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं। इनके लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, गैसेस का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं बेटे वो लेस होती हैं, जबकि गैसेस के केस पे मिनिमम होती हैं। मॉलिक्यूल जो है इनकी मोशन जो है वो अबाउट देयर मीन पोजीशन ये मूव करते हैं, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे से अपने बैक भी चले जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फ्लूइड जो है वो स्लाइड करते रहते हैं। इनकी मोशन जो है दैट इज नोन एज रैंडम मोशन। फिर हमने इनकी बात की इनके फ्लो के बारे में। सॉलिड जो है दे कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं करते, लिक्विड फ्लो करते हैं, गैसेस भी फ्लो करती हैं। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, यानी कि इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, नो कंप्रेसिबिलिटी। ये स्लाइट है और ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। यहाँ पे नो डिफ्यूजिबिलिटी होती है, कोई डिफ्यूजन नहीं होती, यहाँ पे स्लाइटली होती है। और यहाँ पे गैस के केस में क्या होती है, हाईली डिफ्यूजिबल है, हाईली डिफ्यूजिबिलिटी होती है इनकी। दे आर रिजिड, दे आर हार्ड, पहले ही बताया था। दे आर लेस रिजिड, और इन ये तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, इनकी तो रिजिडिटी होती ही नहीं। यहाँ पे सॉलिड के केस में नो डिफ्यूजन, यहाँ पे लेस, और यहाँ पे क्या आती है, हाई डिफ्यूजन आती है। मैंने पहले भी डिफ्यूजिबिलिटी लिख दी है, दोबारा शायद वही चीज़ मैं बेटे लिख गई हूँ। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, लिक्विड हैव लो डेंसिटी, एंड गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। देन काइनेटिक एनर्जी की तरफ हम आते हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लो है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है इंटरमीडिएट है, और इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज वेरी हाई। इन द एंड मैंने आपको क्या बता दिया, एग्जांपल्स बता ली। सॉलिड के केस में क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है, ये इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे लिक्विड में तमाम के तमाम जो हैं फ्लूइड्स आ जाएंगे, और गैसेस में क्या आ जाएंगी, डिफरेंट टाइप की गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, ये सारी की सारी जो है आपके पास जो है डिफरेंट गैसेस की एग्जांपल्स आ गई। तो बेटे आज के टॉपिक में हमने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली हैं। ये आपने एज इट इज जो है ये करनी है। इनमें कोई कंफ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने मेरे से पूछना है, समझना है। ओके बेटे, आई होप कि आपको ये तमाम के तमाम जो डिफरेंसेस हैं वो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये जो मैंने आपको डिफरेंसेस राइट करवाए हैं ना सारे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के, ये अगर आपकी प्रॉपर्टीज आती हैं कि राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो उसमें भी आप ये सारे पॉइंट वाइज जो है ये सारे के सारे लिक्विड की प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, यहाँ पे गैस की और सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ओवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो बेटे लेट्स स्टार्ट। आपकी बुक का पेज नंबर है यहाँ पे पेज नंबर 3, आप लोग ओपन करो। इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 14.1 internal energy. The internal energy of a substance is the total energy it contains. It includes the kinetic energy of its particle and the potential energy due to the bonding between them. Heat increases the internal energy of a system. यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ क्या याद करना है बेटे, इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन याद करनी है। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? किसी भी सब्सटेंस की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे बेटे। कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना, जितनी टोटल एनर्जी वो कंटेन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी डेफिनेशन है जो आपकी बुक में राइट की गई है, यही डेफिनेशन आपने इसकी याद करनी है। द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इज द टोटल एनर्जी इट कंटेन, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी के अंदर बेटे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और जो हीट है वो क्या करती है, वो किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, सिस्टम, ठीक है। आगे भी चल के आप लोग केमिस्ट्री की बुक में अक्सर ये वर्ड पढ़ोगे, सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? वो वर्क स्टेशन जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस जिस पे काम हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। आप लोगों को मैं इस तरह से समझाती हूँ।
जैसे आप लैब में बैठे हो, आपके पास केमिस्ट्री लैब है और आप एक वहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज आप एक बीकर आपने है और उसको के नीचे आपने जो है वो स्टोव ऑन किया हुआ है और बीकर में आप पानी जो है वो आप लोग हीट कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो वाटर को। तो ये जो बीकर है, ये आपका जो वाटर है, ये क्या होगा, आपका सिस्टम होगा, और जो पूरी लैब होगी ना वो क्या होगी, वो आपकी सराउंडिंग होगी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया सिस्टम क्या होता है। तो हीट जो है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करती है। बेटे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। अपना टॉपिक हमारा है 14.2 इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, जो आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो, वो सारे हमारे पास फिजिकल स्टेट आते हैं। जैसे लिक्विड है, सॉलिड है। ठीक है, अब आइस के फिजिकल स्टेट देख लें। आइस क्या है, वाटर है। वाटर के फिजिकल स्टेट देखो ना, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है आपके पास। ठीक है, अगर इसको हम फ्रीज कर लें तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसको आप बॉयल करो तो ये वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी कि ये क्या है, ये वाटर के डिफरेंट फिजिकल स्टेट हैं। ठीक है, अब ये फिजिकल स्टेट जो हैं ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। इंटर कन्वर्जन इनकी किस तरह से होती है? इंटर कन्वर्टेबल का मतलब क्या है कि आप सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, लिक्विड को आप जो है वो गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो कन्वर्जन होती है बेटे, एक फेज की दूसरे फेज में और दूसरे फेज की तीसरे फेज में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो आज ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, और इसको फिर मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मेल्टिंग। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटर कन्वर्जन पढ़नी है, लेकिन जो पहली कन्वर्जन हम पढ़ेंगे वो कौन सी है कि सॉलिड जो है वो किस तरह से लिक्विड में बेटे कन्वर्ट होता है। सॉलिड का जो लिक्विड में कन्वर्ट होना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज मेल्टिंग। The physical state of a solid substance can be changed by simple heating. Heat increases the kinetic energy of the particle and they start vibrating at the same higher frequency. At the particular temperature, the vibrational motion becomes so fast that it overcomes the cohesive forces. As a result, the solids start melting, and this temperature is called the melting point of the solid. At the melting point, the particle of a solid not only lose their mean position but the arrangement as well. The solid collapses and turn into liquid. Heating a solid below its melting point increases its kinetic energy and temperature that weaken the force of attraction between its particles. Further heating the solid after it has started melting does not increase its temperature. Instead, all the heat energy provided at this moment is utilized to convert the solid into its liquid. मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक अभी हमने स्टार्ट किया दैट इज इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे फेज में बेटे कन्वर्ट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन कहते हैं। जो सबसे पहला यहाँ पे हम फेज चेंज पढ़ेंगे वो हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, क्या कि सॉलिड जो है वो किस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड का लिक्विड में जो कन्वर्ट होना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज मेल्टिंग। बेटे उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और किसी भी जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको आप लिक्विड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो बाय सिंपल हीटिंग। जब आप उसको हीट करोगे तो क्या होगा, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे क्या फिनोमेना हो रहा है, हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये सारी कन्वर्जन होती है। जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की बेटे वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या मैंने कहा, जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो पार्टिकल्स हैं बेटे वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और वो वाइब्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। तो एक टेम्परेचर वहाँ पे ऐसा आ जाएगा जब वाइब्रेशनल मोशन जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, और जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं बेटे, वो ओवरकम कर लेती हैं। ठीक है, और
फिर क्या हो जाएगा, आपका सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और वो पॉइंट जब आपका सॉलिड जो है बेटे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। इसको अंडरलाइन कर लो, ये आपकी डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की। अब जब मेल्टिंग पॉइंट शुरू हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि पार्टिकल जो सॉलिड के हैं वो क्या करेंगे, ना सिर्फ उनकी मीन पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बल्कि जब देखो वाइब्रेशन शुरू होगी है ना, मेल्टिंग शुरू होगी है, तो आपको पहले जब हमने सॉलिड के बेटे डिफरेंट टाइप की फिजिकल इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो मैंने आपको बताया था ना कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कंपैक्टली अरेंज होते हैं, हार्डली सख्ती के साथ जो है वो इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जब हम उनको हीट अप करते हैं, जब मेल्टिंग पॉइंट उनका स्टार्ट हो जाता है, तो ये अपना मीन पोजीशन जो है उसको लूज कर देते हैं और उनकी अरेंजमेंट जो है वो भी साथ ही लूज हो जाती है और सॉलिड जो है वो कोलैप्स करता है और साथ ही वो टर्न होना शुरू हो जाता है, बदलना शुरू हो जाता है, किसमें, लिक्विड में, ठीक है। तो इसकी जब हम लोग किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से लो टेम्परेचर रखें, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर भी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, जब आप किसी सॉलिड को हीट अप करोगे तो उसके जो डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं बेटे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल अलग होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फर्दर हीट अप करते जाएंगे तो सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा जो आपका सॉलिड था वो टोटली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। यहाँ पे छोटा सा एक फिनोमेना था जो आपने याद रखना था, क्या कि जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो ना, तो बेटे सबसे पहले क्या होता है कि हीट जो है वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है तो सॉलिड के पार्टिकल जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। हीटिंग की वजह से बेटे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं सॉलिड की, आपको पता था ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है कि सॉलिड जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। कॉमन एग्जाम्पल अगर इसकी यहाँ आप लोग सबसे कॉमन और ईजिएस्ट एग्जाम्पल अगर हम इसकी लें तो डैट इज आइस। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड फेज है किसका, वाटर का। आप आइस लो, उसको आप नीचे हीट उसके ऑन करो, आप अपने स्टोव के ऊपर उसको रखो, आप देखोगे तो आहिस्ता 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 आपकी स्नो जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और आपका जो आइस है वो एक नेक्स्ट फेज में कन्वर्ट हो जाती है, डैट इज नोन एज लिक्विड। तो वो प्रोसेस, वो इंटर कन्वर्जन जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, डैट इज नोन एज मेल्टिंग, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कंफ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन में हम पढ़ेंगे कि आज तो हमने पढ़ा ना कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट कन्वर्जन में मैं आपको बताऊंगी कि लिक्विड जो है वो गैस में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहीं पे बेटे अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस पढ़ेंगे, ठीक है, डैट इज़ नोन एज बॉइलिंग। और कमिंग जो आपका लेक्चर है उसकी नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।